हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अशोक बाबू अब 80 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। ऐसे तो उनको एक बेटा अबे और एक बेटी पिंकी है, लेकिन फिर भी वो अकेले ही अपने आप को महसूस करते हैं। दोनों बच्चों का शादी हो गया है। अपने अपने गृहस्थी में दोनों बहुत खुश है, लेकिन अपने पिता का किसी को भी ख्याल नहीं है। बेटियां तो पराई होती है, वो अपने ससुराल में चली गई है। फिर भी रोजाना पिताजी से बात भी कर लेती है, लेकिन बेटा अभी यहाँ पर मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ ना के बराबर है। बेटा छोटा था बचपन से ही, इसलिए उसे बहुत लाड प्यार दिया गया और बेटी को समझदारी सिखाई गई क्योंकि वह बड़ी थी। लेकिन जब से मेरी पत्नी कमला का देहांत हुआ है, तब से तो मैं और भी अकेला महसूस करने लगा हूँ, क्योंकि बेटा अभी अपनी पत्नी प्रिया और अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ही खुश है। कभी कभी पार्क में घूमने जाता है तो कभी मूवी दिखलाने ले जाता है। रोजाना का इनका घूमना फिरना होता ही रहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ देते हैं। कभी भी एक बार भी नहीं पूछते कि पिताजी आपको भी चलना है या आपके लिए क्या खाने के लिए बना दूं। मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तो कभी कभी रात को भूखे भी रह जाता, क्योंकि किचन में कुछ खाना बनाया हुआ रहता ही नहीं था। जब मेरी पत्नी कमला थी तो मेरा बहुत ध्यान रखा करती थी। मैं आज तक एक कप चाय भी अपने हाथ से नहीं बनाया था, इसलिए मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, नहीं आता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि कभी भूखे पेट भी मुझे सोना पड़ेगा और सुबह में भी नाश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा और बहू बाहर से ही खा पी कर आते देर रात तक और सुबह में भी बहुत देर तक सोए रहते थे। दोपहर का खाना बस नसीब होता था। एक दिन की बात है, इसी प्रकार से उन लोग रात को घूमने जा रहे थे। मैं बीच में ही टोकते हुए पूछा, बेटा किचन में कुछ खाने के लिए है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग जाता है। इस पर बेटा बोला, क्या पापा, किचन में तो पूरा सामान भरा हुआ है, कुछ भी बनाकर खा लीजिएगा अगर नहीं होगा बनाया हुआ तो। मैं बोला, बेटा आज तक तुम्हारी माँ मुझे कुछ काम करने ही नहीं दी, मुझे तो आता ही नहीं है कुछ बनाकर खाने। कुछ बनाकर रख दो तब चले जाना। इस पर बहू बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इससे अच्छा यही बोल दीजिए कि तुम लोग घूमने जाओ ही ना। मैं चुप हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। अरे मैं तो सिर्फ थोड़ा सा खाना बनाने के लिए अपने लिए बोला था। जब तुम लोगों का प्लान आगे से था ही तो मेरे लिए कुछ बना कर जाते। उतना बोलकर वह लोग चले गए। मैं किचन में गया और सचमुच वहाँ पर कुछ भी नहीं था आज खाने के लिए। मैं किसी प्रकार रोटी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ जल गया। भूख से तो मेरा बुरा हाल था ही, ऊपर से हाथ भी जल गया। किसी प्रकार से जला हुआ रोटी ही बनाकर खाया। बहू बेटे कब आए मुझे पता ही नहीं चला। वे घर के चाबी लेकर जाते थे और मुझे अंदर ही बंद करते थे। सुबह में जब उठा तो मुझे नाश्ता नहीं मिला। वह लोग सभी सोए हुए थे। बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे, इसलिए उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने का कोई भी टेंशन ही नहीं रहता था। आजकल के जमाने ही अलग हो गया है। पहले के जमाने में तो दादा दादा नाती पोता कहते कहते थकते नहीं थे, लेकिन अब माता पिता अपने ऐसो आराम के लिए हॉस्टल में बच्चों को भेज देते हैं। मनोज जी अपने बहू बेटे को आवाज देते हैं। करीब सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। बार बार आवाज दे रहे थे, बहू बेटा कोई तो सुनो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है। थोड़ी देर के बाद बेटा आया, चिल्लाते हुए आवाज में बोला, क्या पिताजी आपको कुछ समझ में नहीं आता है? एक तो मैं देर रात से आया हूँ, उस समय भी आप खराटे मार के सो रहे थे। आपको जब मैं डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं उठाया, तो आप मुझे क्यों सुबह सुबह उठा रहे हैं? अशोक जी बोले, बेटा मुझे भूख बहुत लग रहा है, रात में भी कुछ नहीं खाया था, किसी प्रकार रोटी बना रहा था तो हाथ भी जल गया, और आज सुबह के 10 बज गए हैं, कुछ तो मुझे खाने के लिए दे दो। क्या पिताजी आप थोड़ा सा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? इतने में उधर से बहू आई और वह भी अशोक जी पर चिल्लाते हुए
उन्हें कुछ ब्रेड लाकर दे दी। बेचारे अशोक जी को बहुत जोरों से भूख लगा था। वो वही ब्रेड खाने लगे। वह थोड़ा खराब भी हो चुका था, लेकिन मजबूरी में क्या करते। उनके पास तो कुछ पैसे भी नहीं रहते थे कि वो अपने लिए कुछ खरीद कर खा ले, इसलिए बेचारे वह वही ब्रेड खा लिए। उसी समय अशोक जी के पास उनकी बेटी पिंकी का फोन आ जाता है। वह बात करते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी बेटी को यह एहसास नहीं होने देते हैं कि उसके भाई इस प्रकार से मुझसे सताते रहते हैं, मेरे से बर्ताव करते हैं, भूखे रखते हैं, खाने के लिए भी नहीं देते हैं। यह बात कभी भी उनके मुंह से नहीं निकला था। बातों ही बातों में पिंकी ने जिक्र किया कि पिताजी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत दिन हो चुके हैं। लेकिन अशोक जी हरदम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। वह जानते थे कि अगर मेरी बेटी यहाँ आई तो फिर से कोई नया तमाशा होगा और उसे मेरे बारे में शायद पता चल गया तो वह तो बवाल कर देगी, क्योंकि वह मुझे ऐसे उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकती है, बहुत प्यार करती है। इसलिए अशोक जी बात बनाकर उसे आने से मना कर देते हैं और फोन कट हो जाता है। उसके बाद वो अपने बारे में सोचने लगते हैं कि मैं किस प्रकार से जिंदगी जी रहा था और अभी कैसा हो गया हूँ। मेरी जिंदगी सब चीज होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक दिन अचानक अभी और प्रिया का कहीं घूमने का प्रोग्राम बन गया। कुछ दिनों के लिए वो लंबी टूर पर जा रहे थे, लेकिन अशोक जी को नहीं बतलाए थे। बस यह कह दिए थे कि मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा पापा। किचन में कुछ खाने का राशन है और कुछ बनाकर भी फ्रिज में रख दिए हैं आपकी बहू, उससे काम चला लीजिएगा। बस इतना ही बोलकर दोनों निकल गए। ना कुछ पैसे, ना हाल चाल, कुछ भी नहीं। अब तो और आफत आ गया, क्योंकि अशोक जी को तो कुछ खाना बनाकर खाने आता ही नहीं था और यह बात बेटे बहू को बहुत अच्छी तरह से पता था। फिर भी कोई नौकर को भी घर पर खाना बनाने के लिए रख कर नहीं गया कि खाना बनाकर खिला दे। थोड़ा बहुत फ्रिज में बहू रोटी चावल बनाकर गई थी, सब्जी बना दी थी, ब्रेड भी रखा हुआ था। लेकिन कितना दिन चलता आखिर? 5 से 6 दिन तक। और क्या, वह खाना कुछ दिनों में ही खत्म हो गया और अशोक जी अब तो वह भूख से व्याकुल हो उठे थे, क्योंकि उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगता था। किचन में जो थोड़ा बहुत खाना था वह किसी प्रकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं बना पा रहे थे। कच्चा पक्का ही कुछ खा लिया कर रहे थे बनाकर, और उनका तबीयत भी खराब रहने लगा इस प्रकार का भोजन करने से, आध कच्चा खाना खाने से। वह अपने बेटे अभी के पास फोन किए मजबूरी में, लेकिन वह रिसीव ही नहीं किया। बहुत बार कोशिश करने के बाद जब फोन उठाया भी तो बोला, पिताजी हम यहाँ पर घूमने आए हैं, आपसे बात करने नहीं, हमें डिस्टर्ब मत किया कीजिए। कितनी बार आपको समझाया है पर आप तो सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। उस पर अशोक जी बोले, बेटा मैं भी तुमको फोन करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। जितना भी तुम राशन छोड़ कर गए थे वह तो खत्म हो ही गया और मुझे बनाने तो खाना आता नहीं, इसलिए कच्चा पक्का खाने की वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गया है। बहुत तबीयत खराब हो गया है बेटा, और यहाँ पर कोई भी नहीं है मुझे देखने वाला, जल्दी से तुम आ जाओ। इस पर बेटा बोला, क्या पिताजी, मैं भी कुछ दिनों के बाद ही आ पाऊंगा। अशोक जी बोले, बेटा तुम तो 2-4 दिन के लिए कहकर गए थे, लगभग अब 7 दिन हो गया है और मेरा हालत बहुत खराब है, मुझे कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। इस पर उधर से बेटा बोला, पिताजी हम यहाँ छुट्टियों में घूमने आए हैं, आप मेरी छुट्टियां क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? प्रिया भी नाराज हो जाएगी, और जहाँ तक तबीयत की बात है तो आप जाकर डॉक्टर पास दवा ले लीजिए, मैं उनको पैसे बाद में दे दूंगा, मेरा नाम लिखवा लीजिएगा उधार लेकर। इस पर प्रिया भी बात सुन ली थी अशोक जी की बात फोन पर, और वह उधर से बोली, जानबूझकर यह बुढ़ा मुझे तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, रखिए जी फोन। उधर फोन रखा जाता है, अभी फोन रख देता है। अशोक जी बहुत ही रोने लगते हैं। तभी उनको अपनी बेटी पिंकी की याद आती है। वह पिंकी के पास फौरन कॉल लगाकर उसे बुला लेते हैं। आज बेटी पिंकी बहुत खुश थी, अपने बाल बच्चों के साथ आ गई। कई सालों के बाद वह अपने मायके आई थी, लेकिन जैसे ही मायके आई अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर वह तो दंग रह गई, हैरान हो गई। क्या हुआ है पिताजी, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गया है? भैया भाभी कहाँ है? लेकिन अशोक जी की तो आवाज ही नहीं निकल पा रहा था मुंह से, क्योंकि उनकी सचमुच तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। पिंकी तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, इलाज चला, फिर वह कुछ ठीक हुए।
डॉक्टर उन्हें सख्त रेस्ट और अच्छे अच्छे भोजन खाने के लिए बोले। उन्हें बोले फूड पॉइजन हुआ था। पिंकी भी डॉक्टर से सारे दवा का लिस्ट ली और फिर घर लेकर आ गई अशोक जी को और उनका बहुत ध्यान रखी। उसके बाद अशोक जी ना चाहते हुए भी बेटा अभी के बारे में सारी बातें बता दिए पिंकी को। पिंकी को बहुत दुख हुआ और अपने भाई भाभी पर गुस्सा भी आया। पिताजी, आपसे तो हमें बात ही नहीं करना है। इतना कुछ हो गया आपके जिंदगी में आपके साथ, फिर भी आप एक दिन भी मुझे नहीं बतलाए। कहीं ना कहीं मुझे शंका तो हो रहा था, क्योंकि आप मुझे यहाँ आने से जो बार बार रोके जा रहे थे। चलिए, जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने भाई को इसका सबक तो सिखा कर ही रहूंगी। आपने उसे बचपन से सर पर चढ़ा कर रखा है और जब से उस लड़की से यानी कि प्रिया से शादी हुआ है और भी बिगड़ गया है। बड़ों का इज्जत तो दूर, उनसे बात भी करना उसे नहीं आता है। और भला अपने पिता से ऐसी कौन बर्ताव करता है। बचपन में आप उसे कभी भी भूखे नहीं रखते थे, भले आप बिन खाए रह लेते, लेकिन आज वक्त अच्छा है, उसके पास पैसे हैं, फिर भी वह ऐसा आपके साथ कर रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। अशोक जी डर गए अपनी बेटी की बातों से और बोले, बस करो, अगर उससे पता चलेगा तो हम सबको घर से बाहर निकाल देगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। कम से कम एक टाइम भी खाना तो देता है। अशोक जी अपनी बेटी की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे। वह जानते थे कि मेरी बेटी मुझे थोड़ी सी भी दुख में अगर देखेगी तो कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी, लेकिन वह अपनी बेटी पिंकी को अपना बेटा और बहू के करतूत बताने के लिए मजबूर हो गए थे, विवश हो गए थे। और आज पिंकी बहुत बड़ा कदम सचमुच उठा रही थी। उसे अभी भी अशोक बाबू रोक ही रहे थे, लेकिन बच्चों को इतना सिर पर भी नहीं चढ़ाकर रखना चाहिए। पिंकी बहुत सही कर रही थी। उसी समय पिंकी बोली, बस करिए पिताजी, यहाँ तो आप ऐसे डर रहे हैं जैसे आप उसके रहमो कर्मों पर पल रहे हैं। क्या आप भूल गए कि अभी भी यह घर आपका है और अभी भी आपका पेंशन भी आता है। अरे आपका बेटा आपकी रहमो कर्मों पर पलता है, फिर भी आपको कुछ नहीं समझता, हरदम दबा कर रखता है जानबूझकर, क्योंकि अगर कहीं आप एक बार बोल दिए तो उनका क्या होगा। अरे भाई का तो पगार भी उतना नहीं है जितना वह ऐश करता है, सब आप ही की बदौलत है। बस हो गया, अगर आज आवाज नहीं उठाए आप तो जब तक आपकी जिंदगी है तब तक ऐसे ही घूट घूट कर जीते रहिएगा। इतना ही समझा बुझाकर पिंकी अपने पिताजी को दवा देकर आराम करने के लिए कहकर वह अपने बच्चों का ध्यान रखने और आराम करने चली गई, क्योंकि रात जो हो गया था। अब पिंकी यहीं पर रह रही थी तो इसलिए अशोक जी को कुछ भी टेंशन नहीं था। उन्हें खाना पीना दवा सब वक्त पर मिलता था और ऐसे ही वक्त बीत रहा था। उधर प्रिया को टेंशन हो गया कि यह बुढ़ा का अभी तक फोन क्यों नहीं आया। राशन भी घर में खत्म हो गया था और फिर से 7 दिन हो गए, क्योंकि मैं तो जानबूझकर थोड़ा सा राशन ही रख कर आई थी और उसका तो उस दिन तबीयत भी खराब था, बता रहा था। फिर वह कहीं मोड़ मोड़ा तो नहीं गया। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं कॉल लगा कर ही पता कर लेती हूँ। प्रिया अशोक जी पर कॉल लगाई, रिंग जा रहा था लेकिन कोई फोन का जवाब नहीं आया। फिर से वह दोबारा ट्राई की। जैसे ही फोन पिंकी के बेटा ने उठाया और बोला, हेलो कौन। प्रिया समझ गई, लग रहा है कोई आया है। वह बोली, कौन बात कर रहा है। यह अशोक जी का नंबर है। फिर कौन बात कर रहा है इस नंबर पर। इधर से जवाब आया, मामी मैं मिहिर, नाना जी अभी आराम कर रहे हैं। इतना ही बोलकर 6 साल का मिहिर कॉल काट दिया था। अब क्या था, पिंकी को बहुत खलबली मच गया। अपने पति अभी को बोलकर घर जाने के लिए मचलने लगी। वह जिद करने लगी, जल्दी से घर चलिए, नहीं तो मेरा सारा सामान ही लूट जाएगा। आपकी दीदी आई हुई है बिन बुलाए मेहमान बनकर। हम तो कुछ और ही प्लान सोच कर आए थे यहाँ कि वो बुढ़ा मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही खिचड़ी पकने लगा है। जल्दी से चलिए। अभी भी कुछ नहीं बोला और अगले दिन ही वह दोनों अशोक जी के घर आ गए, यानी कि अपने घर। यह बात पिंकी को पता था, क्योंकि वह अपने बेटे को फोन पर बातें करते हुए सुन ली थी। इसलिए अशोक जी को पहले से ही तैयार करके रखी थी और पिताजी को बोलकर एक अच्छे से वकील से वसीयत फिर से तैयार करवाई थी। दोबारा सारा बंदोबस्त कर ली थी, व्यवस्था अच्छे से की थी पिंकी कि जब भी भैया भाभी आए तो स्वागत में कोई कमी ना हो। और वह क्या बंदोबस्त था वह आप आगे स्टोरी में सुनिएगा।
जैसे ही दोनों घर पहुंचे, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए प्रिया अंदर दाखिल हुई और बोली, तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे घर में चुपके से कैसे आकर रह सकती है? आपको शर्म नहीं आता है? अगर मेरे घर से कोई भी सामान चोरी हो गया तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाकर आपको अरेस्ट करवा सकती हूँ। प्रिया के ऐसे बेतुक बातों को सुनकर पिंकी फिर भी शांत रही। अपनी दीदी को शांत देकर अभी बोला, लगता है कोई बहुत बड़ा प्लान बनाकर आई है, पता नहीं कब से यहाँ पर है। वैसे भी आप तो बोलती है दीदी कि बिन बुलाए मायके नहीं जाया जाता है, तो फिर कैसे आ गई? अपने वादों से भी मुकर गई। मैंने तो कॉल भी नहीं किया था, बुलाया भी नहीं था। इसी बीच अशोक जी कड़क आवाज में बोले, मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाया है, यह बिन बुलाए नहीं आई है। अरे यह तो हरदम हमसे बोला करती थी, पापा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे बहुत सालों तक टालती रही। पता नहीं बेचारी कितने सालों बाद आई है, लेकिन यह मेरे कहने का मान रखी और बिन बुलाए नहीं आई। लेकिन जब तुम लोगों को मैं अपनी तबीयत के बारे में बताया था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तुम छोड़कर गए थे, तब मुझे मजबूरी में अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाना पड़ा। अरे खाने के लिए भी कुछ नहीं था, खत्म हो गया था। तुम लोग तो नहीं आए, पर वह मेरे कहने पर बस तुरंत दौड़ी आई और मैं तो उसे अपनी तबीयत के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, फिर भी आ गई। तुम लोग की तरह मना नहीं की, और तो और वो आते ही मेरा सबसे पहला इलाज करवाई, मेरी तबीयत को देखी और फिर इतने अच्छे से ध्यान रखी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटियां पराई होकर भी अपनी हो जाती है। और एक तू है नालायक, अपनी बीवी का गुलाम, जोड़ू का गुलाम। बस करिए बाबूजी, बहुत हो गया। बूढ़े हो गए हैं लेकिन ऊंचे आवाज में बोल रहे हैं। भूल गए क्या, अभी इस घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। प्रिया बहू की ऐसी बातें सुनकर पिंकी मुस्कुराने लगी। पिंकी के मुस्कुराते हुए देखकर प्रिया और भी गुस्से में लाल पीली हो गई और तनतनाते हुए बोली, तुम्हारी तो खैर नहीं, अभी के अभी अपने बाल बच्चों को लेकर घर से तुरंत बाहर निकलो और उस बूढ़े को भी अपने साथ ले जाओ। इसी पर तुरंत अशोक बाबू बोले, घर तुम्हारा? अरे अभी भी कुछ शर्म है या बच्चा है कि नहीं? मेरी जान जा सकती थी तुम लोगों की एक लापरवाही की वजह से। तुम्हारी दीदी मेरे पास आ गई एक कॉल में, नहीं तो मैं तो आज भगवान का प्यारा हो ही जाता। तुम लोग जानबूझकर यह सब नौटंकी करके मुझे छोड़कर यहाँ गए थे। ये सब प्लान था तुम लोग का ना, जानते हुए भी कि इस बूढ़े को खाना नहीं बनाने आता है और खाने के नाम पर राशन भी बस 2-3 दिनों के लिए छोड़कर गए, और यहाँ तक कि पैसे भी मेरे पास नहीं थे। भगवान यह सब की सजा तुम लोगों को जरूर देगा। छी छी, लानत है ऐसी संतान पर। हमें ये बोलकर अशोक बाबू इतना ही बोलकर रोने लगे। फिर भी बेटे बहू को दया नहीं आया। बेटा हाथ पकड़ के सबसे पहले अपनी दीदी पिंकी को घर से बाहर निकालने लगा। तभी अशोक बाबू आए और एक जोरदार चाटा अपने बेटे को जड़ दिए। यह देखकर प्रिया आग बबूला हो गई और उसने अपने ससुर का हाथ पकड़कर उन्हें उनकी औकात दिखानी चाहिए। तभी अशोक बाबू फिर से एक जोरदार तमाचा अपनी बहू प्रिया पर भी जड़ दिए। यह सब देखकर बेटे बहू और भी ज्यादा चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में बोले, यह सब तो पहले तेवर नहीं थे आपके इस बुढ़े के। दीदी आपको 7-8 दिनों में ही बहुत अच्छी पट्टी पढ़ा दी है पिताजी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अभी मैं पुलिस को बुलाकर यह घर अपना खाली करवाती हूँ और आपको तो दीदी चोरी के इल्जाम में लंबी सजा दिलवाओगी, आप देखते रह जाइएगा। पिंकी हंसते हुए तालियां बजाती है। वे कुछ समझ में नहीं पाते हैं, इतने में वहां पर वकील साहब आ जाते हैं पुलिस को लेकर। यह सब देखकर प्रिया और अभी के होश उड़ जाते हैं। फिर भी वह हिम्मत करके बोलती है, ठीक टाइम पर आ गए आप पुलिस साहब। यह मेरे घर में ये लोग देख लीजिए, बाप बेटी मिलकर चोरी कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर क्या गई कि इन्हें तो मौका मिल गया था, घर से तुरंत बाहर निकालिए इन्हें। उनकी बातों का जवाब देते हुए वकील बोला, घर से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इन्हें नहीं, आप दोनों को, क्योंकि अशोक बाबू नई वसीयत बनवाए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी पिंकी के नाम और उनके बच्चों के नाम है। इसमें मेरे बेटे बहू का कोई भी हक नहीं है, ना उनकी संतानों का। और जितने भी अभी तक सलूक आप दोनों ने अपने पिता के साथ व्यवहार किया है, गलत व्यवहार, वह सारे हमने देखे भी है और रिकॉर्ड भी हो गया है।
इसलिए आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी यह घर खाली करके निकल जाए, नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और हाँ, पिताजी का जो पेंशन आता था उसके कागजात उन्हें दे दिया जाए और आपके पास जितने भी जमा पूंजी है वह सब भी इन्हें देकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनकी पेंशन का बहुत फायदा उठाया है। लेकिन फिर भी तुम्हारा वह गलती माफ करते हैं। इन्हें तो खाने खाने के लिए तड़पाए हो तुम लोग, फिर भी पिता है इसलिए माफ कर दिए हैं। यह सारी बातें बताकर वकील जाने का मुहूर्त देकर पुलिस और वकील वहां से चले गए, उन लोग को वार्निंग देकर। अब तो प्रिया के हालत खराब हो गए थे और अभी भी रो रहा था, उसे भी अफसोस हो रहा था। दोनों अशोक जी के पांव पकड़ के माफी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें माफी नहीं मिला, क्योंकि जो वक्त से अशोक जी गुजर चुके हैं, जो उन पर बीतता गया है उनके बेटे बहू के चलते, वो फिर दोबारा देखने का हिम्मत उनमें नहीं है। भगवान का शुक्र था कि उनकी बेटी उनके एक बुलावे पर आ गई, नहीं तो आज तो वे सामने इस प्रकार से तंदुरुस्त खड़े नहीं होते। शायद वे इतना ही कहकर वे रुक गए, इसलिए अपने बेटे बहू को माफ नहीं किए और उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिए। अभी और प्रिया 5 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चले गए और एक किराए के मकान में रहने लगे। अभी का इनकम इतना खास भी नहीं था, बहुत कम पैसा था, इसलिए साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। जितने भी मौज मस्ती करने थे वह सब याद आ रहे थे। उन्हें तो अब भगवान सजा दे रहा था, क्योंकि अभी का इनकम इतना था कि बच्चों के पढ़ाई के बाद थोड़े बहुत ही बचते थे, जो अपने बच्चों के भोजन में ही लगा देते थे, और जो कुछ बचता था बचा खुचा वही खाकर गुजारा कर रहे थे। अभी को अब अपने पिताजी के वह दिन याद आ गए जब अशोक बाबू साधारण गरीब थे और उनके पास खाने के लिए उतने पैसे नहीं रहा करते थे। किसी प्रकार अपने बच्चों का पेट भरते थे, उसके बाद ही वह खाते थे, नहीं तो भूखे रह जाते थे। और वही वक्त अब अभी और प्रिया को भी देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं प्रिया भी अब यह सब की जिम्मेदार है। सब चीज मिल गया था उसे, लेकिन अपने हाथों से वह खुद वे सब बर्बाद कर दी। अपने ससुर समान पिता को उसने अगर अच्छे से ध्यान रखती तो शायद आज ऐसी जिंदगी नहीं देखना पड़ता। कभी भी अपने माता पिता का इज्जत करना चाहिए, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, फिर घमंड किस बात का। कल की आई लड़की अपनी हो जाती है और जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करने वाले माँ बाप पराए, यही गलती कर देते हैं कलयुगी बच्चे। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी दिल को छू लिया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे बहुत लोगों को शिक्षा मिले। और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करके बतलाइएगा किस किस को स्टोरी पसंद आए। अब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।